वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी व चर्चाएं खास। तो लेकिन आज बात होगी, चर्चाएं खास होगी। तो बात क्या है कि जो आप रिसेंटली आपने सुना होगा कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट को तालिबान जो हुकूमत है वहां पे गवर्नमेंट है जो उसको रिकॉग्नाइजेशन दी है रशिया ने। तो जो फॉर्मल दी है और फर्स्ट कंट्री है वर्ल्ड में जिन्होंने उसको रिकॉग्नाइज किया है। तो पॉलिटिकली आप कह सकते हो, इंटरनेशनली आप कह सकते हो। तो इससे हम देखेंगे, आज बात करेंगे इस पे क्या डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो हैं, इनमें इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, जियो पॉलिटिक्स है, स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है अफगानिस्तान की। और इसके साथ मैं एक और बात करूंगा कि ये जो फर्स्ट फार्मली रिकॉग्नाइज्ड है, बाकी जो वर्ल्ड में जो दूसरी कंट्रीज में हैं उन्होंने भी इसके साथ अफगानिस्तान के साथ समहाउ रिलेशन, जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है या डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, तो इन्होंने आप शुरू कर दिए हैं, स्टार्ट कर दिए हैं। और ये तो आपको नॉलेज में है कि जो तालिबान की हुकूमत आने के बाद भी रशिया ने अपना वहां से एम्बेसी क्लोज नहीं की थी। इंडिया ने क्लोज की थी और भी देशों ने क्लोज की होगी जब तालिबान हुकूमत आई थी। लेकिन चलो, ये टॉपिक हम इस पे बाद में करेंगे। लेकिन मेरा जो आज कहने का मतलब है कि जो इससे कौन कौन सी कंट्री इससे गेट टेम्प्टेड, जो रशिया का है। तो मैं एक बात करने से पहले मेरे साथ डॉक्टर प्रवीण जोगराज हैं। इनसे बात करने के बाद मैं डॉक्टर साहब को पूछूंगा कि ये टेम्पटेशन जो रशिया ने रिकॉग्नाइज किया है, तो अभी रिसेंटली इसको तालिबान हुकूमत को, तो डॉक्टर साहब ये मैं जो देखिए, अभी ये मेरा एक आइडिया है, मैं आपके सामने एक्सप्लोर और आपसे आंसर लूंगा। बात होगी कि क्या चाइना, ईरान और इंडिया और ये जो तीन कंट्रीज हैं, क्या ये आप समझ सकते हो कि ये जल्दी से जल्दी ये भी फॉर्मल रिकॉग्नाइजेशन, क्योंकि इनके जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, डिप्लोमेटिक रिलेशन समहाउ ये और एक दूसरे में अभी चाहे अंडरग्राउंड है या बाहर हैं, ऐसे हैं कैसे भी हैं, इनकी थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी चल रही है। तो आप क्या देखते हो इन जो रशिया का जो रिकॉग्नाइजेशन और ये तीन घंटे जो मैंने बताई, ये बिल्कुल क्लोज और नियर बाई लोकेशन है इनकी, क्या देखते हो, क्या डेवलपमेंट होने वाली है जो इंटरनेशनल रिलेशन पे है? जज साहब, बड़ा बड़ा शुक्रिया आपका। देखिए सर, दुनिया में अफगानिस्तान एक बहुत सेंटर पॉइंट रहा है पिछले बिल्कुल 19वीं शताब्दी के बाद। ये एक प्रॉक्सी वार का एक बैटल ग्राउंड रहा है आज तक। और 1987 तक इसको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान कहते थे। प्रॉब्लम्स उसके बाद ही शुरू हुई थी। और वहाँ पर बड़ा मॉडर्न कंट्री थी, बहुत कुछ था वहाँ पर। इवन इंडियन फिल्म्स बड़ी पॉपुलर थी उधर। इंडिया कल्चर बड़ा पॉपुलर था, इंडिया के साथ बड़े अच्छे रिलेशन थे। 1989 को जब सोवियत इन्वेजन होती है अफगानिस्तान में, तो कम्युनिस्ट राज हो जाता है उधर, तो वहाँ की गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज हो जाती है। अब क्योंकि सुपर पावर्स इन्वॉल्व थे, सोवियत यूनियन वहाँ आ गया, तो उनकी जो अंडरग्राउंड जो जिहादी ऑर्गेनाइजेशन थी, उनको अमेरिका और पाकिस्तान ने फंडिंग स्टार्ट कर दी ताकि सोवियत यूनियन को वहां से हटा दिया। और इसमें वो कामयाबी हो गए। और 19 उसके 10 साल के बाद वो दोबारा जो तालिबान की हुकूमत 1996 में आ जाती है। तो 1996 में अगेन तालिबान की हुकूमत आ जाती है। लेकिन 2001 में क्या होता है, बहुत बड़ा हादसा होता है। 2001 में क्या होता है, 11 सितंबर 2001 को सबने सुना होगा, जब वो जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पेंटागन का हादसा, तो एक बड़ा ही रेयर किस्म का टेररिस्ट हादसा, जहां की एक बहुत बड़े टावर्स को, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को प्लेन्स के जरिए टेररिस्ट अटैक्स करते हैं और 3000 लोगों की उस वक्त वहां पर डेथ होती है। तो उस दिन अमेरिका ने कसम खाई है थी कि वो दुनिया से टेररिज्म को हटा के रखेंगे। तो क्या हुआ, तो नाटो लेड बाय यूएसए ने उस दिन क्या हुआ कि जो तालिबान की हुकूमत थी 2001 में, उसको डिस्टेबलाइज कर दिया और वहाँ पर लोकल जो थी हुकूमत स्टार्ट कर दी। तो उसके बाद उन्होंने इसी का बदला 2003 में इराक में भी अपनी कब्जा कर लिया यूएसए ने। तो ये चलता रहा। लेकिन
21 में क्या होता है कि दोबारा तालिबान जो हुकूमत आ जाती है, और जिसका कि रशिया यूएसए के साथ बहुत डिफरेंसेस थे और एक दुश्मनी थी, लेकिन क्या होता है जैसे तालिबान हुकूमत आती है उसको कोई भी कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करती है। लेकिन जैसे आपने बताया रशिया ने अपनी एम्बेसी वहां से क्लोज नहीं की, बाकी सारी कंट्रीज ने क्लोज कर ली। लेकिन अभी जो कल की बात है, 1-2 दिन की बात है कि रशिया ने तालिबान हुकूमत को ऑफिशियली डिप्लोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लिया है। और ये जो ऑफिशियल रिकॉग्निशन जो है, ये एक कोल्ड वार का नया युग स्टार्ट होने लगा है। ठीक है जी जी। अब ये कोल्ड वार क्या है, अब क्योंकि रशिया ने रिकॉग्नाइज किया है, अब इसमें 3 कंट्रीज के और इंटरेस्ट हैं इसको रिकॉग्निशन में, एक इंडिया, चाइना और तीसरा ईरान। तो इंडिया भी शॉर्टली आने वाले वक्त में आप सुनेंगे कि इंडिया भी तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करेगा, क्योंकि 2001 से लेके 2021 तक इंडिया ने 3 बिलियन यूएस डॉलर अफगानिस्तान की तरक्की में इन्वेस्ट किया है। तो इंडिया का स्टेक्स है, स्ट्रेटेजिक भी है। दूसरा, पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस को काउंटर भी करना है इंडिया ने। तो इंडिया के बहुत पैसा इन्वॉल्व हुआ है और इंडिया ने काफी डेवलपमेंट की है वहां पर, बताएंगे शॉर्टली क्या क्या डेवलपमेंट की है वहां पर। और दूसरा चाइना का, अब चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के रास्ते वो ऑलरेडी घुस चुका है वहां पर। और दूसरा उसकी नजर है अफगानिस्तान के मिनरल्स की, रियल मिनरल्स, क्योंकि वार अब ट्रेड वार की तरफ जा रही है, मिनरल्स की वार है ये अब। तो तीसरा जो है, ईरान को ये इंटरेस्ट है, ईरान अपना ईस्टर्न बॉर्डर जो है, जो लगता है अफगानिस्तान, उसको स्ट्रेंथन करना चाहता है, वो स्ट्रेंथन करना चाहेगा। दूसरा, क्योंकि अफगानिस्तान सुन्नी डोमिनेटेड कंट्री है और ईरान शिया डोमिनेटेड कंट्री, जो इनका जो डिफरेंसेस है वो भी इसी रास्ते वो रिकॉग्नाइज करके ये डिप्लोमेटिकली ये सिचुएशन हैंडल करना चाहता है। अब जब सब आ गए फिर इसका बताया। बिल्कुल, जो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। जो ईरान का आपने एक तो जो वो बोले आ गया स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात आ गई कि वो, और उसका ज्यादा क्या है, आज आप देखो इस्लामिक वर्ल्ड जो कंट्रीज हैं इस्लामिक, तो ये फॉलो दो ही जो बेसिक आप देखोगे कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स को, और जो मतलब टकराव में है, जो आप कह सकते हो दुनिया में, तो जो यूएस के साथ है, पहले भी इन्होंने भी यूएस के साथ टकराव करके और खुद ही यूएस वहां से चला गया। और ये एक ट्रेडिशनल जो एक सिस्टम अडॉप्ट करती है, वो ईरान भी करता है, चाहे वो शिया कंट्री है जो, और ये अफगानिस्तान में भी एक उस किस्म की हुकूमत है जो आप कह। तो अब मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा, जो आपने बात की थोड़ा थोड़ा ऐड करता जाऊंगा। जैसे ये इन्फ्लुएंस जो था, जो एक रशिया का, जब रशिया आया तो रशिया का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान पे रहा, क्योंकि सेंट्रल एशिया और दूसरी ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जो उसके नियर बाई कंट्री थे, एक वो वाली बात आई कि वो भी था। तो एक जो इंडिया का रिलेशनशिप है, ये तो हिस्टोरिकल है, इसमें कोई बात नहीं। ये तो आप देख लो, अगर आपने देखना है, पार्लियामेंट उनकी हमने बनाई है, डैम्स जो वहां पे हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स हैं, दूसरा है, और हमारी एक इन ऑर्डर जो आपने कहा स्ट्रेटजिक एक हमें लोकेशन, क्योंकि हमें पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए। और मैं ये बता दूं, ठीक है, इस वक्त जो अफगानिस्तान है, ये इकोनॉमिक अपनी एक्टिविटी, ट्रेड, बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पे वो कंसंट्रेट कर रहा है कि अपनी इकॉनमी में वापस क्यों कैसे। और इसमें देखिए आप, अफगानिस्तान हर वक्त बाहर में रहा, कई एम्परर आए, कई आए, आपको देखते होंगे पुराने, हम पीछे हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, लेकिन वहां पे एक समझो एक किस्म का, लेकिन वो रिवाइव करना चाहते हैं। चाहे आपने देखो चाइना के साथ वो BRI में जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव में रोड बना रहे हैं, और बखा कॉरिडोर में वो एक ऑपरेट करना चाहते हैं। पाकिस्तान ने काफी कोशिश की है उसको टकराव करने के लिए, लेकिन वो इंडिपेंडेंट चाइना के साथ जा रहे हैं। और जो आपने मिनरल्स की बात की, वो भी उसमें चाइना के साथ जैसे मैंने रिलेशनशिप भी है और स्ट्रेटेजिक, और साथ में वो उनकी लोकेशन है। और एक मैं बात करता हूँ, ईरान ये देख रहा है कि अफगानिस्तान और इंडिया, ये तीन एक चीज बन जाएगी जो पाकिस्तान की को काउंटर करें, क्योंकि पाकिस्तान जिस सारा ऑपरेट होता है, उसका कोई भी सिस्टम है, चाहे वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, आप जो भी है, वो गाइडेड बाय यूएस। चाहे वो अपनी साइट्स देते हैं, एयरबेसिस देते हैं। अभी देखिए सारा काम हुआ
तो किसको सपोर्ट की उसने? उसने, हम न्यूट्रल है, उसने इजराइल को सपोर्ट की, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान पे अफगानिस्तान तो जो दुरंत लाइन पे हो रहा है उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो डॉक्टर साहब मैं ये, और हाँ, आगे आप बताओ। सब आपने दुरंत लाइन के बारे में बताया, मैं दुरंत लाइन को, थोड़ा दुरंत लाइन के बारे में बताऊंगा। थोड़ा सा हिस्ट्री और उसके हिस्ट्री में भी दुरंत लाइन बनी थी, इसका मकसद ही था कि रशिया का जो इन्फ्लुएंस है इस एरिया में कम करना। ये दुरंत लाइन ब्रिटिश इंडिया के टाइम बनी थी। 1893 में ये एग्रीमेंट था बिटवीन जो अफगान किंग थे आमिर अब्दुल रहमान खान और उसका जो था मोर्टिमर डुरंट, जो ब्रिटिश इंडिया के उस वक्त इंडिया में थे, उनके साथ एग्रीमेंट हुआ था। तो ये बेसिकली डुरंट लाइन इसलिए बनाई थी क्योंकि इन्होंने क्या किया कि दोनों डुरंट लाइन के दोनों तरफ जो था, तो वो जो पश्तून कॉरिडोर जो था उसको बनाना था, ताकि पश्तून्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाए और स्ट्रेंथन किया जाए पश्तून्स को, और एक क्लियर कट डिमार्केशन हो जाए। आप कह सकते हो अफगानिस्तान को बफर स्टेट और उसका इन्फ्लुएंस जो रशिया का। और ये डुरंट लाइन 2670 किलोमीटर लंबी है, लेकिन 1947 के बाद, इंडियन की आजादी के बाद, अफगानिस्तान ने डुरंट लाइन को नहीं माना कभी। हालांकि इंडिया इसको रिकॉग्नाइज करता ब्रिटिश इंडिया के टाइम, उस वक्त इसका मकसद यही था। और सबसे दरअसल ये बताइए, अभी बीच में रोक रहा हूँ आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों जो पुराना था, क्योंकि उनका भी किंग था उस वक्त जो आपने बात की, और हमारे ब्रिटिश किंग, मतलब एक एग्रीमेंट है कोई मुना जे। अब क्या कारण है कि जो दुरंत लाइन को अफगानिस्तान रिकॉग्नाइज नहीं करता? क्या एक ह्यूमैनिटेरियन भी क्या कर लो, और उसका वहां पे मुझे लगता है जो है ना इथनिक सिटी, जो पख्तून लोग हैं वो डिवाइडेड है। वो उस पे सर, जो ये जो अफगानिस्तान इसलिए रिकॉग्नाइज नहीं करता, जैसे आपने बताया कि दुरंत लाइन के दोनों तरफ पख्तून रहते हैं, पख्तून की एथनिक पॉपुलेशन है वेरी सिमिलर टू जैसे वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश की है। सो जस्ट टू डिवाइड देम सो दैट इन लोगों का जो ग्रुपिज्म ना बने, टेररिज्म ना फैले, तो उसी का वही मकसद था। तरीके जो तालिबान उन्हीं का जो एजेंडा था कि उन्हीं को ये, इसलिए वो सपोर्ट नहीं करते, वो यूनाइट करना चाहते, वो इसको यूनाइट करना चाहते हैं सो दैट इनकी और पावर बढ़े। लेकिन मैं आपको एक और बताऊं श्रोताओं कि अफगानिस्तान का जो एरिया है 65 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, 6.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। और 6.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का मतलब हमारी दो स्टेटें, राजस्थान सबसे बड़ी स्टेट इंडिया की, नंबर 2 स्टेट है मध्य प्रदेश, नंबर 2 स्टेट है इस वक्त। तो ये दो स्टेटों का कंबाइन मिलके अफगानिस्तान बनता है, और 4.5 करोड़ आबादी है। तो वहां पर इंडिया के काफी स्टेक्स हैं इसके बारे में, वो तो है। तो इसलिए इस स्टेक्स के लिए ही हमें काफी इसके ऊपर हमारा इंटरेस्ट है काफी। और अफगानिस्तान का क्या इंटरेस्ट है? अफगानिस्तान का ये इंटरेस्ट है कि वो 1-1.5 साल के अफगानिस्तान की भूमि पे जंगें देख के वो तंग पड़ गए हैं, और अब तालिबान गवर्नमेंट अब रिकॉग्नाइज करना चाहती है कि अब हमें स्टेबिलिटी चाहिए। अब हम चाहते हैं जो 87 के पहले वाला अफगानिस्तान था, मॉडर्न अफगानिस्तान, उसी की तर्ज पर हम लोग भी वैसे ही प्रोग्रेस करें, क्योंकि वहां पर इंडिया ने काफी तरक्की की, अच्छे स्कूल्स बनाए हैं, अच्छे उधर वो बनाए हैं, काफी हॉस्पिटल्स बनाए हैं, डैम्स बनाए हैं। जैसा आप बताओ, फिर मैं चर्चा करूं इंडिया का क्या काम रहा इस एरिया में। ये एक तो आपकी ये बातें आगे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, मैं ये कह रहा हूं कि जो आपने, लेकिन दुरंत लाइन वाली जो आपने बात की, वो देखो जो पाकिस्तान तहरीक के तालिबान पार्टी है, वो दोनों तरफ से, जैसे आपने बंगालियों की बात की और पंजाबियों की बात कर लो, वहां एक ही, हमारा तो रिलीजन अलग-अलग है यहाँ पे, वो तो एक ही है, एथनिसिटी भी सेम है। वो चाहते हैं कि हम दोबारा, और इन्होंने वहां पे एक बहुत बड़ी जो कांटेदार तार लगाई है उसमें वो, और वहां एयर स्ट्राइक्स करते हैं जब वो, और हम यहाँ पे लोगों को वापस भेज रहे हैं, डिपोर्ट कर रहे हैं जो इस साइड वाले लोगों को। और वो, और पाकिस्तान जो ने कभी भी अफगानिस्तान के साथ, अब ठीक है उसने पैसा लेके यूएस को, वहां पे टेररिज्म जो उस वक्त जो इंटरेस्ट था यूएस का, यूएसएसआर के खिलाफ, जो आईएस का इन्फ्लुएंस लगाओ, अलकायदा का करवाओ, जहां जो तालिबान का साथ दिया वो मनी कंसिडरेशन था। कोई इनका, कोई कहते हो कि भाई कोई इनकी सपोर्ट थी, कोई इनका कहना था कि वो भाई एक इस्लामिक कोई कंसिडरेशन थी, रिलीजियस कंसिडरेशन, ऐसा कुछ नहीं था। और अब जो अफगानिस्तान है, राशन जो है, जो यहाँ का है बीट,
जहाँ रशिया दे रहा है या इंडिया दे रहा है, क्योंकि लैंड कंट्री है, उनको पहुंचने के लिए बॉर्डर जो है कहीं भी पोर्ट पे कोस्ट पे बॉर्डर हमारा इस्तेमाल करना चाहते हैं और कर रहे हैं। और इंडिया दोबारा रिवाइव करता हमारा जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने वो बात करता है उनके फॉरेन मिनिस्टर के साथ, और हमारा सारा मुझे लगता है डिप्लोमेटिक रिलेशन या दूसरे रिलेशन सारे हो गए हैं। सिर्फ इनको जो अफगानिस्तान की इस वक्त तालिबान गवर्नमेंट है इसको थोड़ा सा लिबरलाइज करना चाहिए, वीमेन राइट्स हैं, जो चिल्ड्रन के राइट्स हैं, उनको थोड़ा सा उससे बाहर निकलना पड़ेगा, और ताकि इनको यूएन और दूसरी कंट्री भी रिकॉग्नाइज करें। तो आप अभी डॉक्टर साहब कि ये जो मैंने दोबारा हम आगे थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे, जो ऐसे दुरंतलान की बात हुई, वखां कॉरिडोर के बारे में थोड़ा सा ये बताओ कि वखां कॉरिडोर में कैसे इंपॉर्टेंस है चाइना के लिए और अफगानिस्तान के लिए, और उसके साथ ही ताजिकिस्तान भी है, और पाकिस्तान उसमें चाहता है कि ये मेरे पास आ जाए समाओ, तो मैं सीधा चाइना के साथ देखिए सर, जो बाकी सेंट्रल एशिया के साथ कॉरिडोर जो भी है, तो इसका ये गेटवे है, ये गेटवे है। यहाँ से यू कैन से सिल्क रूट भी बन सकता है, वही है, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक पार्ट है। यही एक्सेस है रशिया का, यही एक्सेस है ईरान का, और यही एक्सेस है इवन अमेरिका का। तो इवन ये इसलिए देख कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है, पख्ता कॉरिडोर या पश्तून कॉरिडोर जो है, वखा कॉरिडोर, तो ये इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। लेकिन मैं जैसा मैं बताऊंगा, हम इंडिया में रह रहे हैं, मैं चाहता हूँ हमारा क्या इंटरेस्ट है इसके बारे में बात करना चाहूंगा कि भारत ने ऐसा क्या किया अफगानिस्तान की, भारत के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात है, और भारत भी चाहता है कि वहां पर उनको समझाया जाए कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो कम से कम हो जाए, ह्यूमन राइट्स जो है, चाइल्ड राइट है वो लेकिन सबसे बड़ी बात तो इंडिया ने, मैंने आपको बताया 3 बिलियन यूएस डॉलर इंडिया ने स्पेंड किया है 2001 से लेके, और सबसे बड़ा उनका डैम है सलमा डैम, आपको पता है, जो कि हैरत प्रोविंस डैम बना रहे हैं, और हैरत प्रोविंस में बनाया है, रिवर बना रहे हैं, उसका नाम ही अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम है। तो 2016 हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको इनॉग्रेट किया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 218 किलोमीटर उनका जो जारंज दिलाराम हाईवे है, ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में आया, बिल्कुल हमारी ये जो इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है स्ट्रेटेजिक, कि ये चाबहार पोर्ट जो ईरान का है उसको 218 किलोमीटर बना के इन्होंने अफगानिस्तान के लैंड नेटवर्क से जोड़ दिया है। एक और है, रेलवे प्रोजेक्ट भी बन रहा है, तो लैंड नेटवर्क से जोड़ दिया, उससे क्या होगा, हमारा जो रास्ता बन गया चाबहार एयरपोर्ट थ्रू रोड हो गया। बिल्कुल। तो ये इंडिया का बहुत बड़ा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट बना है। और इसके अलावा जो काबुल की जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है 90 मिलियन डॉलर से बनाई है, वो भी इंडिया ने बनाई है। ये एक किस्म की गिफ्ट है इंडिया की अफगानिस्तान को। इसके बाद वहां पर एक बहुत बड़ा इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ हॉस्पिटल है काबुल में, वो भी इंडिया की मदद से बना है, और इंडिया के डॉक्टर्स भी अभी कुछ काम कर रहे हैं उधर। और अब तक 2001 के बाद 15,000 अफगान स्टूडेंट्स जो हैं स्कॉलरशिप्स के जरिए ICCR के तहत इंडिया में उन्होंने पढ़ाइयाँ की हैं। और वहाँ के जितने सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी ट्रेनिंग इंडिया में हो रही है, उनके जितने पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग इंडिया में हो रही है। इसके अलावा उन तकरीबन 200 से ज्यादा स्कूल जो इंडिया में बनाए हैं। और इंडिया ने, आपको पता होगा, जब ये सोवियत इन्वेजन था, उसके बाद जब तालिबान ने बहुत वहां पर टेररिज्म फैलाया था, उस दौरान भी जो बमियान जो था स्टैच्यू था बुद्धिस्ट का, उसको भी अब रिवाइव किया जा रहा है। तो इंडिया का तो काफी रोल, इवन कोविड-19 जब हमारी, तो इंडिया की जो ड्रग सप्लाई थी, कोविड वैक्सीन भारत ने फ्री प्रोवाइड की थी अफगानिस्तान को। तो भारत का काफी स्टेक्स हैं, तो भारत को इन एनी केस रिकॉग्नाइज करना ही पड़ेगा। और शायद हमारे साथ रह के उनका भी माइंडसेट चेंज हो जाए, वो भी ह्यूमन राइट्स को थोड़ा सा हो जाएगा। सब ये आपने एक बात की ना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये मुझे बताइए कि अभी हमारा एक रेजोल्यूशन है 1994 का, हम बच्चों को पूछते थे कि आपको जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स हैं ये भी सुन लें, और अदरवाइज एक बड़ी इंफॉर्मेशन की बात है, हम ये पूछते थे कि इंडिया का बॉर्डर, इंडिया का बॉर्डर के साथ कौन कौन सी कंट्री लगती है। तो बच्चे जो समझदार बच्चे थे, जो उनको थोड़ा आइडिया था जियो पॉलिटिक्स का, या दूसरा था जहाँ इंटरनेशनल रिलेशन जो है, जो डेवलपमेंट हो रही है, वो कहते थे कि हमारा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ भी है और अफगानिस्तान के साथ। हम पूछते थे कि अफगानिस्तान के कैसे साथ है, तो वो जो POK
जो 1994 का जो रेजोल्यूशन है, है। अगर ये इन्फोर्स हो जाए, हमारे पास आए, हम सीधा कहाँ चले जाते हैं, सीधा चले जाएंगे अफगानिस्तान, कॉरिडोर के पास। कॉरिडोर के पास। जी, जी। सारा जो खैबर है, जो वो है हमारा ये एरिया है, और मुझे लगता है ये सारा पीस हो जाए वहां पे, जी। क्योंकि पाकिस्तान इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा। जैसे एक बार हमने बात की थी, आपको याद होगा, कि तिब्बत हमारे पास आ जाए तो चाइना के साथ हमारा कोई बाउंड्री डिस्प्यूट नहीं, और तिब्बत हमारे पास मीन इंडिपेंडेंट हो जाए, एक इंडिपेंडेंट, जैसे वो सॉवरेन कंट्री थी टाइम पे, ऐसे ही तिब्बत को आज़ादी मिल जाए। ऐसे ही जो पीओके है, ये हमारे पास रेजोल्यूशन हमारा इम्पोज हो गया, तो हमारा इन्फ्लुएंस, हमारा डायरेक्ट एक कॉरिडोर, एक सीधा हमारा जो अफगानिस्तान के पास हो जाए। जो आपने कहा चौहार, जो हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट है, सी पोर्ट है हमारा, जो सी पोर्ट है, जो मतलब आप ग्वादर के पैनल कह सकते हो, जो चाइना इस्तेमाल करता है या पाकिस्तान की है, तो उसके बाद जो बीच में है, तो इसलिए हमारी स्टेक्स जो आपने कहा बिल्कुल एग्री करते हैं। तो कि अभी ये बताइए, जो ये रिकॉग्निशन है, देखो डॉक्टर साहब दोबारा वापस आ रहे हैं उसी स्टार्ट में, ये जो रिकॉग्निशन दी है रशिया ने, हाउ इट वुड बी टेकन बाय चाइना, तो सपोर्ट में है, मैंने जैसे है, क्योंकि ये यूएस इसको कैसे लेगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और यूएस के साथ अब मैं दो जोड़ देता हूँ, मैं और जो था तुर्किया जोड़ूंगा, सऊदीया जोड़ूंगा, अजरबैजान छोड़ दो उसको, उस रहेगा। यूएस इसको कैसे लेगा, तुर्किया कैसे लेगा, और जो ये वाले जो मिडिल ईस्ट कह सकते हो आप, ये जो अरेबियन कंट्रीज है, सऊदीया वगैरह, इसको कैसे लेगा, ये बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन भी बताइए, नाटो भी बता लो आप, इसमें सारे कर लो। जब हमने इस प्रोग्राम की चर्चा की थी, हमने बात की थी कि अब हम लोग कोल्ड वार, थर्ड वर्ल्ड वार नहीं होने वाला, हम बता रहे हैं, वो तो पहले ही कहा, तो हम लोग अब कोल्ड वार और ट्रेड वार, व्यापार युद्ध जो उसकी तरफ जा रहे हैं, तो इसका कोल्ड वार और ट्रेड वार की तरफ सारा इन्फ्लुएंस जाता है। क्यों? क्योंकि अब रशिया ने जब ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया, तो सबसे पहले हक रशिया का होगा अफगानिस्तान, जहां मिनरल्स भी हैं, जहां उनका पहले कम्युनिस्ट राज भी हुआ करता था। तो ऑब्वियसली तालिबान के रशिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और तालिबान उस गवर्नमेंट जी थी जो 2001 में 11 सितंबर का हादसा हुआ, तो उसमें इनका भी थोड़ा रोल माना जा रहा था। तो अल्टीमेटली अमेरिका को ये बहुत बड़ा आघात लगेगा, और जब अमेरिका ऑलरेडी काफी ज्यादा दुविधा में पड़ चुका है, और ये दुविधा खुद उनकी सेल्फ क्रिएटेड है। मैं कहता हूं अमेरिका ने खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है। 2 अप्रैल 2025 की बात है, जब यूएस ने दुनिया भर के हर कंट्री के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, इवन अफ्रीकन कंट्रीज को नहीं छोड़ा सैंक्शन पर। और सैंक्शन मीन टैरिफ बढ़ा दिया, यूनिलैटरल टैरिफ इतना बढ़ा दिया। और सबसे मेन मकसद उनका था कि चाइना की जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को कम करना उनका, क्योंकि चाइना 2015 से चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस दुनिया में बढ़ चुका है, तो उस इन्फ्लुएंस को बंद करने की 500 टाइम्स 125 टाइम्स टैरिफ जो है चाइना पे कर दिया। लेकिन हुआ क्या? इट बैकफायर्ड। कैसे बैकफायर हुआ ये कि चाइना को तो कोई नुकसान खास हुआ नहीं, तो चाइना ने क्या कर दिया, अब अफ्रीका में अब थोड़े दिन पहले 0 टैरिफ पे उनको अपना सारा उनको दे दिया, सारा उनको जो ट्रेड है अपना। और ऑलरेडी उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे उनके पास काफी लोन बकाया था, उनको पता वो कंट्रीज वो वापस नहीं कर पा रही हैं, तो चलो उनको 0 टैरिफ पे दे देते हैं। लेकिन अफ्रीका को सबसे बड़ा आघात ये लगा कि उन कंट्रीज के ऊपर भी टैरिफ बढ़ गया। अब वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, अब सीधा साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, अफ्रीका और सारी कंट्रीज अब चाइना की तरफ बढ़ चुके हैं। और उससे क्या हुआ कि यूएस की तरफ कोई भी उनका सामान खरीदने के लिए तैयार नहीं है, उनकी कोई चीज लेने के लिए, उनके साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका को यह हुआ कि अमेरिका में 10% से भी ज्यादा जो है लॉस हुआ है उनकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, उनके बिजनेस सब महंगे हो चुके हैं, और उनका लॉजिस्टिक्स जो कि स्पेयर पार्ट्स चाइना से आते हैं वो काफी बंद हो चुके हैं, काफी कम हो चुके हैं। और आम अमेरिकन को भी काफी कठिनाई हो रही है इलेक्ट्रॉनिक्स में और बड़े बिजनेस में। और सबसे बड़ा उनके जो किसानों को काफी नुकसान हो रहा है इसमें, ये जो टैरिफ। और खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। फॉल आउट क्या हो रहा है? फॉल आउट ये होगा कि जैसे आपने सुना होगा कल एलन मस्क ने सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी, मकसद ये था कि 2 पॉलिटिकल पार्टीज, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के अलावा एक थर्ड ऑप्शन दे दिया। हालांकि वो पार्टी को जीतने लगी, लेकिन उनका टारगेट था कि हम 2 या 3 सीनेट सीट्स भी ले ले, तो हमारा मकसद एक
हम एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है हाँ। कुछ बोलने के लिए। तो ये अमेरिका का नुकसान होता अभी है। डॉक्टर साहब बड़े आपने जो एक नया सिनेरियो नई बात आपने नहीं, कर दी, जी 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 तो इसका मैं शॉर्ट में कहूंगा जी जी कि जो अभी बात जो हो रही है जी, कैपिटल डोमिनेंस, कैपिटल डोमिनेंस, इकोनॉमी डोमिनेंस की है। जो आपने कहा, जो आपकी वर्डिंग से है कि इसको कौन कर रहा है, लीड कौन कर रहा है, ये चाइना। चाइना। और जो इसने अपने ही पांव पे जो कहते हो कुल्हाड़ी मारी, जो टैरिफ बढ़ा के यूनिलैटरल, ये एक दिखाना चाहता था लोगों को, यो कोई। और ये मैं एक और ऐड कर दूं, जो ये वाली बातें बन रही हैं जो अफगानिस्तान को, और जो यूएस ने जो वहां से निकला हुआ है अफगानिस्तान से, और उसका इन्फ्लुएंस मुझे लगता है सेंट्रल एशिया में कम हुआ है इस साइड पे। मैंने 3-4 कंट्री जो बताई थी, और चाइना इधर जो बीआरआई है, और चाइना के जो, और चाइना का एक ही है मुद्दा है कि वो कंसंट्रेट कर रहा है। जैसे आपने कहा कि जो मल्टीनेशनल कंपनी जो जो यूएस बेस्ड है, और उनकी तो वो तो एक्टिविटी ये चाह रहा था कि भाई यहाँ पे ही सब कुछ, जो हमारा जो मल्टीनेशनल उनकी फेवर में बात कर रहा है, जो कि यहाँ पे मैं टैरिफ बढ़ा दूंगा, और जहाँ पे ये जो, लेकिन हुआ उनके खिलाफ है, क्योंकि सेल्फ रिलियंट है कौन, चाइना। देखिए आज जरूरत किस बात की है, मेन जो चीज एक तो है ऑयल की। ऑयल आपको डॉलर में मिल रहा है, रुपयों में मिल रहा है, जैसे मर्जी खरीद लो, है ना। एक टाइम था कि आप डॉलर में खरीदना चाहते हो, और उसमें एक वो डोमिनेंस थी इकोनॉमी जो आपने, तो वो रशिया से ले रहे हैं, और बहुत सी कंट्री दे रही है, जैसे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ये सप्लाई चेन है ना। और जो एक आप और भी जो जैसे, और लोकल हर कंट्री अपना अपना, और चाइना डोमिनेंस कर रही है जो प्रोडक्शन में, बिल्कुल। मतलब जो उसमें, तो मुझे नहीं लगता। और इलॉन मस्क का टिकराव करना, मैं आगे एक और बात कह दूंगा, तो जो व्लादिमीर पुतिन ने, रशियन प्रेसिडेंट ने उसको कहा था कि आप, हम पॉलिटिकल एसाइलम दे रहे हैं, तो आप हमारे यहां पे स्टार्ट करें। तो एप्पल का इन्होंने कहा था कि बंद कर दो आप यूनिट, कहां पे, इंडिया में। लेकिन उसने आज तक बंद नहीं किया। तो ये वो जो उसका है, वो इंडिपेंडेंट जो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पर्टिकुलर मैं ये कह रहा हूँ, इलॉन मस्क, मुझे लगता है वो दुनिया में लाएगा, बिल्कुल, है ना। और एक वो है जो बिग ब्यूटीफुल है, वो बिल है, वो फेल हो गया सर, वो उसका था जो जिसपे टकराव हुआ है। तो डॉक्टर साहब आगे बात करें। देखिए सर, लॉस अमेरिका का हुआ ट्रेड वार में, और फायदा किसको हुआ अब बात करेंगे। चाइना हाँ। को सबसे पहले फायदा हुआ, आपको पता, चाइना ने अपनी जो आउटरीच कहाँ कहाँ बढ़ा ली है। हाँ बिल्कुल। खाली मार्केटिंग तो बहाना है, उसने अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाया, सॉफ्ट जो है इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, और इकोनॉमिक अपनी पॉलिसी बढ़ा दी, और अपना इन्फ्लुएंस दुनिया में बढ़ा दिया। और अमेरिका को पहले दुनिया जो अमेरिका के कहने पे चलती थी, अब चाइना भी कुछ पावर बन चुकी है। और रशिया का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है सर, रशिया चुपचाप, हालांकि रशिया इस दुनिया में आइसोलेट हो चुका है यूक्रेन वार की वजह से, लेकिन फिर जहां वो डिसइंटीग्रेट हुआ, लेकिन रशिया को भी इससे काफी एक राहत की सांस मिली है। इस ट्रेड वार से रशिया को सबसे बड़ी ऑक्सीजन पाइपलाइन मिल गई है। क्यों? क्योंकि रशिया अलग थलग हो चुका था, लेकिन क्योंकि अब वेस्ट जो है यूक्रेन का कोई साथ नहीं दे रहा, कोई बस मॉरल सपोर्ट है, कुछ साथ नहीं दे रहा। अब रशिया को एक मौका मिल गया कि अपना भी जो है, जैसे अपना ऑयल सेल कर रहा है इंडिया के साथ रूपी की करेंसी में। सो अगेन डॉलर कहां गया, रूपी की करेंसी में। ये वाली बात है। हाँ, ये डॉलर को फेल करना चाहते हैं, डॉलर फेल हो रहा है, और इंडिया के साथ उनका ऑयल के साथ कंपैक्ट उसके साथ रूपी से हो रहा है। और चाइना का भी जो है अपनी जो ट्रेड कर रहा है युआन में कर रहा है, और डिजिटल वो ट्रांजैक्शन कर रहा है। और चाइना क्या है, डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहा है, डॉलर का कोई रोल नहीं रहेगा। और इंडिया का सबसे बड़ा बेनिफिट है, इंडिया एक न्यूट्रल कंट्री है, एक बैलेंसिंग पावर है। जैसा मैं आपको बताऊं, पिछले कुछ सालों में इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने 89 कंट्रीज में विजिट किया है, 89 कंट्रीज में विजिट किया, एक किस्म का रिकॉर्ड है। और अभी इसी 4 दिन पहले जुलाई में कहां विजिट किया, अर्जेंटीना में, ब्राजील में, और कहां कंट्रीज छोटी छोटी, त्रिनिडाद एंड टोबैगो, वहां पर। और ये एक किस्म की फॉरेन पॉलिसी है जहां इंडिया एक बैलेंसिंग, और सबसे बड़ी बात है, अमेरिका भी ओपनली इंडिया के दुश्मन नहीं बन रहा, रशिया भी ओपनली इंडिया के दुश्मन है, चाइना भी ओपनली दुश्मन नहीं बनता। इंडिया के साथ 2 ही दुश्मन हैं जो ओपनली हैं, पाकिस्तान और तुर्की है।
और तुर्की टर्की तुर्की तो कोई ज्यादा इफेक्टिव नहीं इनडायरेक्ट है, तरीके से। लेकिन अल्टीमेटली पूरा वर्ल्ड जो है इंडिया किसी का अलाइज नहीं है। नहीं है, सबसे बड़ा एडवांटेज इंडिया का, और इंडिया अब जो है और सीधी बात करता है। और सीधी बात, और चाहबार पोर्ट है, और इंडिया के जो बन रहे, और इंडिया के जो इंडिजिनस मिसाइल्स बना रहा है, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, बैंगलोर एक सीट सेंटर और आईटी डिजिटल टेक्नोलॉजी में। नहीं, ब्रह्मोस ने हमारे दिखा दिया, और अब सर नूर खान एयरबेस पे बिल्कुल एक नए मिसाइल्स बन रहे हैं, और नई टेक्नोलॉजी इंडिया की जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, अब आस्ता आस्ता वो भी, उसकी भी जो वैल्यू बढ़ना शुरू हो गई वर्ल्ड मार्केट में। और उसके बाद सब अफ्रीकन नेशन को क्या है, अफ्रीकन नेशन खुश हो गए हैं, उनकी डेवलपमेंट हो रही है, मुफ्त हो रही है चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से। उनको क्या जरूरत है अमेरिका से पूछ लेके? तो अमेरिका का इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है अफ्रीका के साथ, क्योंकि वो गरीब कंट्री, उन पर देने के लिए है ही कुछ नहीं। तो वो जब उनके पास पैसा होगा तो खत्म करेंगे चाइना। चाइना भी उनको प्रेशराइज नहीं कर रहा है कि हमारा पैसा वापस करो, और ही इट इज द बिगेस्ट लॉस। और रही बात डॉलर की, एक जमाना था, मैंने जब छोटा सा फिल्म देखी थी अराउंड द वर्ल्ड इन $8, हर बात डॉलर में की जाती थी। लेकिन अब डॉलर की बात नहीं हो रही है, रूबल की बात हो रही है, युआन की बात हो, रुपये की बात हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, तो ये सारा अमेरिकन इन्फ्लुएंस्ड है। लेकिन अब बात निकला है। हाँ निकला, अब बात कुछ और नई ऑर्गेनाइजेशन आ गई, जैसे ब्रिक्स। अब ब्रिक्स जो आई है, इसमें अमेरिका का कोई इसमें ब्राजील है, इंडिया है, रशिया है, तो इसमें चाइना है, साउथ अफ्रीका है, और अब 6 नई कंट्रीज ऐड हुई हैं, 6 नई कंट्रीज ऐड हुई हैं। उसमें सऊदी अरेबिया है, यूएई है, उसके बाद इथियोपिया है, तो साउथ अर्जेंटीना है, तो नई कंट्रीज भी ऐड होगी ब्रिक्स में। तो ये एक नई ऑर्गेनाइजेशन जो बन रही है, ये इन ऑर्गेनाइजेशन में अमेरिका का रोल ही खत्म। एक और मैं बात बताऊं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है, जो आप जो यूएन ने, एक तो यूएनसीएससी का ये प्रेसिडेंट बन गया, एक 2 कमेटियों में आएगा, एक वाइस प्रेसिडेंट में, वाइस प्रेसिडेंट एज ए वाइस प्रेसिडेंट जो ये टेररिस्ट रिलेटेड कमेटी थी, एक वो तालिबान वाली जो उस वक्त अलकायदा वाली थी, 3 कमेटियों को मैं इन्वॉल्व किया था, यूएन ने इसका बनाया था। लेकिन इसका काउंटर कैसे हुआ? इसका काउंटर, क्योंकि ये सभी को पता है कि पाकिस्तान इज ए रोंग स्टेट, और इसका क्या है, टेररिस्ट एक्टिविटी में है, और ये सारा अपने कन्वीनियंस, और इनका जो ख्वाजा आसिफ ने ओपनली कहा 30 साल हम इसी कमाई पे, इसी काम पे, टेररिस्ट एक्ट, चाहे हम हाइब्रिड करते थे, तो चाहे हम प्रॉक्सी वॉर लड़ते थे, चाहे हम हमारे अड्डे इस्तेमाल होते थे, जो अफगानिस्तान में दूसरा है, हम इसी पे चले हैं। अब सर एक बड़े मजेदार बात है, अभी मैं ये कह रहा हूं, देखिए अभी जो क्वाड और ब्रिक्स में जो उन्होंने टेररिज्म के खिलाफ जो इंडिया की लड़ाई है, ओपन लड़ाई है, उसमें एक सपोर्ट किया है, एक रेजोल्यूशन पास हुआ है, दोनों ऑर्गेनाइजेशन, क्वाड की बात की और आपने ब्रिक्स की। इसलिए हमारा जो, और एक देखिए जे एक्सपोज हो गया, कौन? पाकिस्तान जो इस बार में ईरान इजराइल में, लेकिन इंडिया ने अपना न्यूट्रल रोल। एक दो ऑर्गेनाइजेशन और की बात करो, एससीओ, शंघाई कॉर्पोरेशन, अभी जो उसमें देखो वहां पर चाइना उसका होस्ट बना है एक ऑर्गेनाइजेशन का, अगेन वहां उसमें अमेरिका का इंटरफेरेंस खत्म हो गया। अब रिसेंट इंडिया भी था उस ऑर्गेनाइजेशन में, पाकिस्तान भी है, मीटिंग भी अभी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी उधर गए हैं। तो इसके अलावा एक और थी EAUEA, तो यूरेशियन ऑर्गेनाइजेशन है ये। यूरेशिया क्या था, लोगों ने सोचा था USSR तबाह हो गया, नहीं। यूरेशियन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अच्छा, जो एशिया और यूरोपियन, हाँ, इन्होंने 5 कंट्रीज मिलके दोबारा रशिया को 2015 में ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई। और इसके कौन से मेंबर हैं, इसमें रशिया है, बेलारूस है, किर्गिस्तान है, काजाख्स्तान है और आर्मीनिया है। ये इनकी अलग यूनियन है। तो ये मिलके अपना सारी वर्ल्ड पॉलिसी डिक्लेयर करते हैं, मतलब हर जगह ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट। एक और मैं बात कर दूं, जो आपने कहा है नाटो का, नाटो इररेलेवेंट हो जाएगी, क्योंकि यूएस ने जो यूरोपियन कंट्री के खिलाफ जो टैरिफ वार, आप कह सकते हो टैरिफ वार इनिशिएट किया है, जो रिलेटेड टैरिफ बड़ा हाई रेटेड किया है, उससे नाटो का भी थोड़ा सा वो जो यूएस सपोर्ट थी डायरेक्ट, उसने ओपन भी कहा है। तो इसलिए जो यूक्रेन वार रशिया की, मुझे लगता है रिजॉल्व हो जाएगी, संभव जल्दी हो जाएगी, जैसे ये सीज फायर हो गया है इजराइल और इसका अपना जो हिमास वाला चल रहा है, ये भी हो जाएगा। बाहर कुछ नहीं है, और सभी की एक ही होगी, डोमिनेंस की, इकोनॉमिक, ट्रेड, बिजनेस अपना बढ़ाओ
और ताकि खुशहाल और पीसफुल वर्ल्ड पीस प्रवेल करे। पर पीस अगर प्रवेल करेगी तो तभी जैसे आपने देखा होगा कि इस वक्त यूनाइटेड नेशंस है हाँ या वर्ल्ड बैंक है या G20 में अमेरिका की अब वो इतनी कोई सुन नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है, उनकी कोई बात सुन, जहां जब जब अमेरिका बोलता था सारे सुनते थे, सुनते अब उनकी सुनवाई कम हो गई है। अब देखो, अब चाइना क्या कर रहा है, ईरान और सऊदी अरेबिया में पीस करवा रहा है, ब्रोकरेज करा रहा है उनके आपस में रिलेशन ठीक करने के लिए। किसमें सऊदी अरेबिया और ईरान। हम्म, हालांकि ईरान, क्योंकि वहां पर ओपनली इन्होंने कभी भी सपोर्ट कभी नहीं भी किया वार में, लेकिन हाँ, चाइना अब इसमें ब्रोकरेज कर रहा है काम, जो अमेरिका करता रहा किसी में ब्रोकरेज में, वो तो हम्म, रशिया भी ब्रोकरेज कर रहा है हर जगह, इंडिया भी कई जगह बिल्कुल मीडिएशन टॉक्स कर रहा ये है। है तो ये ईरान को जब ये इजराइल ईरान की और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं श्रोताओं की, इस वक्त करंट हालात जो दुनिया में है इस ट्रेड वार के, इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ परसेंट हाईएस्ट है वर्ल्ड, इंडिया की जो जीडीपी है 6.5% ग्रोथ है 2025 की बात करूं, चाइना की नंबर 2 पे है, 5% चाइना की है, अमेरिका की 2.3 to 2.8% है, कितनी कम हो गई है चाइना की जीडीपी ग्रोथ। और उसके बाद रशिया की 1.4, रशिया का एक्सपेक्टेड है 1.4 क्योंकि उनकी यूक्रेन के युद्ध चल रही है, और यूरोपियन यूनियन की 1 to 1.6%। आप समझ सकते हैं कि कैसे चाइना ने कुछ साल पहले 2.3 हो गई, चाइना ने दोबारा पिकअप किया है और ये और पिकअप करेगा। तो मतलब एक जो ट्रेड वार है आने वाले वक्त में खाली ट्रेड वार नहीं रह जाएगी, ये डिजिटल वार हो जाएगी, साइबर सिक्योरिटी वार हो जाएगी, बहुत बिल्कुल और बात चलेगी किसकी, मिनरल्स की बात चलेगी, साइबर सिक्योरिटी की बात चलेगी, डिजिटल प्लेटफॉर्म की, तो ये और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात चलेगी। तो ये सब चीजें आने वाले वक्त में है जिनके ऊपर वार होगी। तो अब वो ओपन थर्ड वर्ल्ड वार जो हुआ करती थी, वर्ल्ड वार 1 और 2 अब नहीं होने वाली है। नहीं, वो अब चांसेस नहीं ये नई वारें स्टार्ट हो गई हैं जिनमें बगैर एक आदमी नुकसान किए आप वार जीत जाते, जैसे चाइना की कोशिश है इस वक्त, इंडिया की कोशिश है इस वक्त, रशिया की कोशिश इस वक्त, डिस्पाइट रशिया इन्वॉल्व है यूक्रेन में, लेकिन ये जो अभी रशिया ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और गेम चेंजर है ये, जो उसने जो तालिबान को रिकॉग्नाइज किया, गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किया अफगानिस्तान। दोबारा आप वापस आ गए हो जो रिकॉग्नाइजेशन स्क्वायर वन, जैसे जो सोवियत इन्वेजन था 1989, दोबारा इन्फ्लुएंस हो गया कम्युनिस्ट का उधर। बिल्कुल आस्ता आस्ता जो आपने कहा ना, जब चाइना भी है वो भी एक प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं, सोवियत का भी वही है, और इंडिया तो आगे ही इन्वॉल्व है। तो ईरान का जो पहले इन्फ्लुएंस जो था कि वो भी मुझे लगता है ईरान में भी काफ़ी, और अफगानिस्तान में जो वीमेन और चिल्ड्रन राइट्स हैं, ये जो बात है खासकर वीमेन के ह्यूमन राइट्स हैं, उस पर भी जो इंटरनल जो वहाँ की जो डेमोक्रेसी रिक्वायर्ड है, या ह्यूमन राइट जो वायलेशन है या रिस्ट्रिक्शन हैं, प्रोहिबिशन है, आने वाले वक्त में मुझे लगता है कम होंगी। और इसको जो अफगानिस्तान जो हुकूमत है तालिबान की, ये कंसंट्रेट करेंगे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, है कि ये एक समझो आप कह सकते हो कि जो रिकॉग्निशन है रशिया ने किया है एक बहुत अच्छा स्टेप। और देखिए किसी कंट्री को आप इग्नोर नहीं कर सकते, और ये इग्नोर हुई भी नहीं, जहां पे कई लोगों ने, रशिया ने आके, जहां एक टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और हर वक्त बार में रहा है, तो किसी का गुलाम नहीं रहा आज तक, कोई इस पे जीत नहीं सका अफगानिस्तान को, और उनको बेटर सेंस प्रवेल कर रही है। दे आर कंसंट्रेटिंग टुवर्ड्स बिजनेस और जो इकोनॉमिक ट्रेड एक्टिविटी है और इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और इन्होंने सिविल वार वहां पे खत्म होगी। हम चाहते हैं कि स्टेबल गवर्नमेंट, स्टेबल हुकूमत अफगानिस्तान में आए, और थोड़ी ये ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन है, जहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन है जो जो वीमेन पे हैं, बच्चों पे हैं, एजुकेशन के रिलेटेड हैं, उनके ह्यूमन राइट्स हैं, उन पे थोड़ा सा ध्यान दें और आगे प्रोग्रेस करें। और मैं ये कहता हूँ कि जो आपने कहा ना ये रशिया चाहता है कि मेरा जो सेंट्रल एशिया में मैं दोबारा रिवाइव अपनी बातें करूं, और मैं दोबारा एक, और यूएस का कोई आने वाले वक्त में कोई रोल नहीं रहेगा, आने वाले वक्त में जो ये सब क्लोज में एक मैं अपील करना चाहता हूँ देशवासियों को प्लीज कि 145 करोड़ इंडियंस को मेरी अपील है कि चाइना के भी हमारे बराबरी आबादी है, लेकिन हमारे यूथ और चाइना के यूथ में ये फर्क है, हमारा यूथ बहुत ही टैलेंटेड है लेकिन क्लूलेस है वो। तो मैं चाहता हूं कि हमारा जो यूथ है देश सेवा की तरफ ध्यान दे, अपने अपने कामों की तरफ ध्यान दे। जैसे चाइना में 2 साल की उम्र में
आदमी का अपनी 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 उनको पाथ दे दिया जाता है। 2 साल की उम्र में उनको स्विमिंग सिखाना शुरू कर देते हैं। तो जब वो बच्चा 17-18 साल, उसको पता है जो करना है देश के लिए करना है। तो मेरी लोगों से अपील है, कृपया अपना जो समय है देश की तरक्की के लिए बढ़ाए, पढ़ाई लिखाई में बताएं। और नशा जो है चल रहा है इंडिया में, ये किस्म का, और मोमो चाय, सब चाइनीज वॉर है इंडिया के यूथ को बिगाड़ने का। ये जो मोमो है, चाइनीज फूड है ये, और सारा जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रूट जो हमारा नशा है। ड्रग्स आ रही हैं, तो उसको प्लीज उनको अवॉइड करें और देश सेवा की तरफ ध्यान दें। तो हमारी कंट्री भी जिस ढंग से आगे बढ़ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले वक्त में इंडिया को भी परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस को बनने के कोई पीछे नहीं रोक सकता। सिर्फ थोड़ी सी अड़चन आ रही है कि चाइना अभी हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, बट मुझे लगता है इंडिया को चाइना के साथ अपने संबंध अच्छे करने चाहिए, क्योंकि भारत को भी रिकॉग्निशन लेनी है वर्ल्ड में, तो चाइना के बगैर पॉसिबल नहीं है। तो क्यों अब तो चाइना और चाइना के साथ हमारा कोई टकराव भी नहीं। भी नहीं है। और सर चाइना की सबसे बड़ी बात, चाइना ने कभी कोई मेजर जंग लड़ी भी नहीं। जंग, बाकी हाँ, कंट्रीज उसकी कंसंट्रेशन है इकोनॉमिक। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, अपने हथियार, अपना सामान बेचने में। तो डॉक्टर साहब ठीक है, एक मैं ऐड कर देता हूँ और ऐड करेंगे। एक मैं ये कहता हूँ, जैसे आपने यूथ को अपील की है जो कि भाई आप इस पे रहो, हम ये कहते हैं कि इंडिया गवर्नमेंट जो एजुकेशन हमारी, वो पहले 2020 की नई हमारी पॉलिसी आई है एजुकेशन, उसमें थोड़ा सा हमें ये देखना चाहिए कि जो लोग स्किल्ड जो है इसकी तरफ ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए। और कौन से स्किल लेवल कौन सा होना चाहिए, जो हमारे ड्रॉप आउट होते हैं, स्कूल ड्रॉप आउट होते हैं, जैसे हमारे प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, ये लोग जो चाइना में लोग जो ज़्यादा जे टेक्नोलॉजी पे ध्यान दिया, उन्होंने अपने स्किल्ड एक्टिविटीज़ में ध्यान दिया और नई इनोवेशन की, नए उन्होंने लाई, और आज वही चीज़ें वर्ल्ड को रिकॉग्नाइज करता है। और वहाँ के जो लोग हैं वो स्किल्ड बहुत एडवांस है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे यूथ भी ये इर्द की जो इधर उधर की एक्टिविटीज़ हैं, जैसे अब नशाखोरी है, ये आज के लिए काफ़ी है। तो दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। ये मैं कट रहा हूँ।